दोस्तों, आज तक की कहानियों में मैंने आपको हत्या करने के बहुत सारे तरीके बताए थे कि लोग कैसे कैसे अपनी पत्नी, गर्लफ्रेंड, दोस्त, माता पिता, भाई बहन की हत्या करते हैं। कोई गला काटता है, कोई पत्थर से कूटता है, कोई पानी में डुबा देता है, कोई फांसी पर चढ़ा देता है, कोई जहर खिला देता है और कोई गोली से मार देता है। बहुत सारे तरीके बताए थे कि ऐसे ऐसे करके लोगों ने लोगों की हत्या की थी, लेकिन फिर भी वो पकड़े गए। सब लोग अपनी अपनी होशियारी झाड़ते हैं, लेकिन पुलिस के आगे कोई बचता नहीं है, सभी पकड़े जाते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज की कहानी में जो कातिल है उसने हत्या करने का एक नायाब तरीका ढूंढा, जो कि आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। वो क्या करता है, अपनी प्रेमिका के मुंह में बम छोड़ता है और फिर उसे रिमोट से उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका का मुंह बुरी तरह से फट जाता है और उसकी प्रेमिका की मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की इतनी बेदर्दी से हत्या क्यों की कि उसने अपनी प्रेमिका का पूरा मुंह का मुंह ही उड़ा डाला। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक प्रदेश के जिला मैसूर से, और मैसूर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है वायरुल। और वायरुल में ही एक लॉज होता है जिसका नाम होता है SJRS। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 12-1 बजे के आसपास का समय होता है। इस लॉज के अंदर एक कपल आता है जिसमें एक पति और एक पत्नी होते हैं। पति का नाम होता है सिद्धिराजू, जिसकी उम्र होती है 24 साल के आसपास, और जो पत्नी है उसका नाम होता है दर्शिता, जिसकी उम्र होती है लगभग 22 साल के आसपास। अब ये दोनों आके लॉज में एक रूम लेते हैं। इन्हें एक रूम मिलता है, रूम का नंबर होता है 116। अब ये दोनों क्या करते हैं, रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पे फ्रेश होते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे का समय बीत जाता है। 1-1.5 घंटे बाद सिद्धिराजू आता है लॉज के स्टाफ के पास और स्टाफ से आकर पूछता है कि भैया यहाँ पे खाना कहाँ पे मिल जाएगा अच्छा सा, जो कि पैकिंग की सर्विस दे सके। तो जो लॉज का स्टाफ है वो बता देता है कि थोड़ी दूरी पर एक ढाबा है, आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे पैकिंग सुविधा भी बहुत अच्छी है और खाना भी अच्छा है। अब सिद्धिराजू जो है खाना लेने के लिए चला जाता है। लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। 2 घंटे बाद सिद्धिराजू जो है वापस लॉज में आता है। लॉज में आता है, अपने रूम पर जाता है। रूम का नंबर वही है 116। 116 रूम नंबर पे जाता है, बाहर से आवाज़ देता है अपनी पत्नी दर्शिता को, लेकिन उसकी पत्नी अंदर से आवाज़ नहीं सुनती। वो खूब दरवाज़ा खटखटाता है, फिर भी उसकी पत्नी ना कोई जवाब देती है और ना ही दरवाज़ा खोलती है। बहुत देर हो जाती है उसे खड़े खड़े। अब वो क्या करता है, लॉज का जो स्टाफ है उनके पास जाता है और कहता है कि देखिए, मेरे जो कमरे का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है और मेरी पत्नी शायद सो गई है, वो मेरी आवाज़ सुन नहीं रही है और दरवाज़ा खोल नहीं रही है। आपके पास अगर मास्टर की है तो आप जाके दरवाज़ा खुलवा दीजिए। अब लॉज का स्टाफ जो है उसको चाबी देता है, लेकिन वो चाबी लेता नहीं है। वो कहता है कि आप मेरे साथ चलिए और उसके दरवाजे को खोल दीजिए रूम के को। अब लॉज का स्टाफ सिद्धिराजू के साथ कमरे तक जाता है। कमरे तक जाता है, मास्टर की से दरवाजे को खोलता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर झांकते हैं तो दोस्तों, अंदर का नज़ारा देखकर लॉज के स्टाफ और सिद्धिराजू की जो है चीख निकल जाती है। दरअसल जो कमरे के अंदर का जो नज़ारा था, वहाँ पे दर्शिता जो है बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। पूरे कमरे में खून खून बिखरा हुआ था, हल्का हल्का सा धुआं भी था और जो दर्शिता थी वो मरी हुई थी। अब जैसे ही सिद्धिराजू उसे देखता है तो वो जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लॉज का जो स्टाफ होता है वो उल्टे पैर भागने लगता है और लॉज के जितने और स्टाफ होते हैं, मैनेजर होते हैं, उन सबको शोर मचा मचा के बुलाने लगता है कि कमरे के अंदर हत्या हो गई है। अब लॉज का सारा स्टाफ वहाँ पे भगा भगा आता है और देखता है कि क्या हुआ यहाँ पे। तो वो सभी देखकर उस लाश को चौंक जाते हैं कि दर्शिता की हत्या हो गई है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दर्शिता मरी थी उसके गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरा फटा हुआ था, यानी कि पूरा हिस्सा खाली था। नीचे पूरे शरीर पे कहीं पे भी कोई खरोंच नहीं थी। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं।
तभी सिद्ध राजू कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, और वहाँ से दर्शिता को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस लॉज का मैनेजर आ जाता है, वो उसे रोक लेता है। अब सिद्ध राजू हड़बड़ा रहा होता है, लेकिन मैनेजर उसे रोक के रखता है। वो कहता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, अब पुलिस आएगी और इसे अपने साथ एम्बुलेंस में लेकर जाएगी। सिद्ध राजू ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर ली वहाँ से निकलने की, उसे ले जाने की, लेकिन होटल का स्टाफ उसकी कुछ नहीं सुनता। वो कहता है कि मेरी पत्नी दर्शिता को जो है मोबाइल का चार्जर चार्जिंग में लगा के मोबाइल से बात करने की आदत थी, शायद वही मोबाइल फट गया है जिसकी वजह से मेरी पत्नी की ये हालत हो गई है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस दरवाज़ा खोल के देखती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। अब सिद्ध राजू से पूछा जाता है कि ये कौन है, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, तो वो बताता है कि ये मेरी पत्नी दर्शिता है और हम लोग जो है विद्यापुर गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक मंदिर है फेमस, वहाँ पे कोई देवी माँ का, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, पूरे कमरे को देखते हैं अच्छी तरह से, तो वो देखते हैं वहाँ पे एक लगभग 2 मीटर लंबा तार पड़ा हुआ होता है, कुछ लोहे की सी छड़ पड़ी हुई होती हैं और कुछ वहाँ पे प्लास जैसा कुछ पड़ा, एक प्लास जैसा होता है और कुछ बारूद जैसा कुछ अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। पुलिस वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं और सिद्ध राजू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई है। तो वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, मेरी पत्नी दर्शिता के अंदर एक बुराई थी। वो क्या करती थी, मोबाइल को चार्जिंग में लगा लिया करती थी और उसके बाद बात करती रहती थी, और मेरे हिसाब से मोबाइल फटा है, उसकी वजह से ही इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल का कवर भी पड़ा हुआ था, फटा हुआ। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, दर्शिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसकी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे जो है फॉरेंसिक की टीम पहुँच जाती है। फॉरेंसिक की टीम पहुँचती है, पूरे कमरे को अच्छी तरह से तलाश करती है और अच्छी तरह से देखती है। तो दोस्तों, जो लोहे की सी छड़ थी, वो लोहे की सी छड़ जो है वो जिलेटिन की थी, जो कि विस्फोटक के काम आती हैं, विस्फोट करने के लिए जिलेटिन का काम होता है, उसके काम आती हैं। और वहाँ पे जो है तार पड़े हुए थे। अब तार की क्या ज़रूरत पड़ रही है। अब कमरे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कमरे के अंदर बारूद पड़ा हुआ है। अब इधर जो दर्शिता है उसकी जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो पता चलता है कि दर्शिता के हाथ और पैर उसी के कपड़ों से बंधे हुए थे जिस समय उसकी लाश मिली थी, और उसके शरीर पे बंधने के निशान बने हुए थे। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। तभी दोस्तों क्या होता है, एक फॉरेंसिक टीम का आदमी होता है और उसे एक विदेश का केस याद आ जाता है। वहाँ पे भी ऐसा ही कभी कुछ हुआ था, इसीलिए वो कहता है कि ये कोई मोबाइल फटने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये माउथ ब्लास्ट की वजह से मरी है और इसको उड़ाया गया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सिद्ध राजू है उसको हिरासत में ले लिया जाता है, और जब उसको हिरासत में लिया जाता है तब उससे पूछा जाता है कि सही सही बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। पुलिस वाले जो है सिद्ध राजू के साथ सख्ती बरतते हैं और उसके बाद सिद्ध राजू पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। वो बताता है कि सिद्ध राजू और जो दर्शिता हैं वो मैसूर से 55 किलोमीटर दूर जो बैरूल है, बैरूल के ही रहने वाले हैं, लेकिन जो दर्शिता है उसकी शादी हो गई थी। सिद्ध राजू और दर्शिता जो है ये दोनों रिश्तेदार थे और शादी से पहले ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी कि सिद्ध राजू और दर्शिता एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी बीच में जो दर्शिता है उसकी शादी केरल में रहने वाले एक मजदूर से हो जाती है। दर्शिता केरल चली जाती है, अपने पति के साथ रहती है और उसके इसी बीच में एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले दर्शिता जो है अपने मायके आई थी। मायके जब आई थी तो सिद्ध राजू को उसकी जानकारी हो गई, क्योंकि शादी के बाद भी इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप ही रहा था। अब सिद्ध राजू जो है दर्शिता से बार बार कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन दर्शिता जो है उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और दिन गुजरते गुजरते तारीख आती है 23 अगस्त 2025। 23 अगस्त 2025 को क्या होता है दोस्तों, जो सिद्ध राजू है वो दर्शिता से कहता है कि वेरूल में एक जगह है, देवी माँ का मंदिर है, तुम वहाँ पे चलो, हम दोनों दर्शन करने चलेंगे और वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। अब दर्शिता भी तैयार हो जाती है। दर्शिता अपने परिवार वालों से कह के आती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ दर्शन करने,
और शाम तक वापस आ जाऊंगी। दर्शिता और सिद्धिराजू क्या करते हैं, ये दोनों वेरूल के SJRS लॉज में आके एक रूम लेते हैं और रूम में आकर रुकते हैं। अब जब ये रूम में आकर रुकते हैं तो वहाँ पे सिद्धिराजू दर्शिता से कहता है कि देखो अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे से तुम ऐसा करो अपने पति को भी भूल जाओ और तुम मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन दर्शिता उससे शादी नहीं करना चाहती थी। प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसे चलने देना चाहती थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। सिद्धिराजू उससे बहुत मिन्नतें करता है लेकिन दर्शिता नहीं मानती। और ये वाली बात सिद्धिराजू को भी पता थी कि दर्शिता जो है उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन उसने आखिरी ऑप्शन सोचा हुआ था कि अगर वो दर्शिता उससे शादी करेगी तो ठीक है, नहीं तो उसे क्या करना है। उसने पहले से ही प्रैक्टिस करके रखी थी विस्फोटक बनाने की और दर्शिता को कैसे मारना है। उसने पहले ही प्रैक्टिकल किए होंगे कि कितने विस्फोटक से कितना बम फटेगा और कितनी आवाज़ आएगी। इसीलिए वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में कमरे के अंदर हो जाता है झगड़ा। ये कर देता है टीवी की आवाज़ तेज़ ताकि इनके झगड़े की आवाज़ बाहर तक ना जाए। इसके बाद ये दर्शिता को जो है बेड पर लेटा लेता है और उसी के कपड़ों से उसके हाथ और पैर को बांध देता है। और उसके बाद जो अपने साथ जिलेटिन लेके गया था, विस्फोटक लेके गया था, और इसने पता नहीं कहाँ से टेक्निक से बम बनाना सीख लिया था, जिसका रिमोट कंट्रोल इसका मोबाइल था। इसने वो सारा विस्फोटक इसके मुंह के अंदर ठूस दिया ज़बरदस्ती। दर्शिता बेड पर पड़ी रही, हड़बड़ाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हाथ पैर बंधे हुए वो क्या कर सकती थी। और इसके बाद ये क्या करता है, बाथरूम की तरफ चला जाता है, यानी कि दर्शिता से थोड़ी दूर चला जाता है और उसी के बाद ये रिमोट दबा देता है, जिसकी वजह से दर्शिता का चेहरा फट जाता है, उसकी गर्दन का ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो जाता है। इसको पता था कि कितने विस्फोटक से सिर्फ दर्शिता की गर्दन उड़ेगी, यानी कि मुंह फटेगा, और कितने विस्फोटक से कितनी आवाज़ आएगी। अब जैसे ही दर्शिता मर जाती है उसके बाद ये क्या करता है, टीवी को करता है ऑफ और चुपचाप दरवाज़ा खोलता है और उसे लगा लेता है। अमूमन दोस्तों क्या होता है होटल वगैरह में, आप जैसे दरवाजे को ज़ोर से लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। इसके बाद या तो वो चाबी से खुलेगा बाहर से, या फिर अंदर जो शख्स है वो अंदर से उसकी घुंडी को घुमा के लॉक को खोल देगा। अब सिद्धिराजू भी इसी तरह से दरवाजे को लगाता है और वहाँ से जाता है सीधे लॉज के स्टाफ के पास और उनसे जाकर पूछता है कि यहाँ पे खाना कहाँ पे मिलेगा। अच्छा, लॉज का स्टाफ उसे बता देता है। वो आराम से 1.5-2 घंटे तक बाहर टाइम पास करता है और खाना लेकर वापस आता है और दरवाजे के बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने की बहाना लगाता है, यानी कि उनको दिखाता है लॉज के स्टाफ को कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया था और मैंने आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन मेरी जो पत्नी है दर्शिता उसने दरवाज़ा खोला नहीं। इसके बाद वो लॉज के स्टाफ के पास जाता है और लॉज के स्टाफ से मास्टर की बात करता है। लॉज का स्टाफ उसे चाबी देता है, लेकिन वो चाबी लेता नहीं है। वो लॉज के स्टाफ से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, दरवाजे को खोलो, ताकि उसके साथ 1-2 एविडेंस हो जाए, यानी कि उसके सबूत हो जाए कि देखो लॉज का स्टाफ मेरे साथ आया था, मुझे तो पता ही नहीं इसके साथ क्या हुआ था। और जब लॉज का स्टाफ उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर के नज़ारे को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद दोस्तों जो सिद्धिराजू है वो क्या करता है, वो वहाँ पे हड़बड़ा जाता है, वो वहाँ पे चतुर बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन जो लॉज का मैनेजर है और स्टाफ है उसे जाने नहीं देते, उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, पूरे कमरे की जांच पड़ताल करती है। तब जाके पता चलता है कि ये कोई मोबाइल से नहीं फटा, क्योंकि उसने हर बार यही बहाना लगाया था कि दर्शिता जो है मोबाइल को चार्जिंग में लगा देती है, उसके बाद फ़ोन पे लंबे समय तक बात करती रहती है, शायद मोबाइल फट गया होगा, इसी की वजह से उसके साथ ये हुआ है। लेकिन मोबाइल इतनी बुरी तरह से नहीं फटेगा कि इंसान का पूरा चेहरा ही गायब हो जाए। इसीलिए अब जो है पुलिस ने जो है सिद्धिराजू को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ कर रही है और जो वो जिलेटिन की सीट वगैरह लाया था फॉरेंसिक की टीम उसे सबको लेकर गई है, इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। और इसके बाद पूरी घटना के बारे में तभी पता चलेगा कि सिद्धिराजू को ये आइडिया कहाँ से आया कि उसने माउथ बॉम्ब बनाया और इसके बाद उसने दर्शिता की हत्या कर ली। अब सिद्धिराजू ही बताएगा कि उसके पास ये जिलेटिन कहाँ से आया, उसने बम बनाना कहाँ से सीखा, इतनी टेक्निक उसके पास कहाँ से आई कि उसने सिर्फ इतना ही बारूद अपने साथ रखा था जिससे कि दर्शिता का चेहरा उड़ जाए।
अब इसके बाद सिद्धिराजू को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, अभी फॉरेंसिक की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अब दर्शिता के परिवार वालों के पास जाते हैं पुलिस वाले और दर्शिता के बारे में पूछते हैं, तो दर्शिता के परिवार वाले बताते हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि सिद्धिराजू के साथ में उसका कुछ संबंध है। हमें तो दर्शिता ये कह के गई थी कि वो किसी मंदिर जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि दुनिया में हर आदमी यही समझता है कि वो ज़्यादा होशियार है, वो अगर कत्ल करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। बहुत से लोग टीवी से इंस्पायर होते हैं, सीरियलों से होते हैं, बहुत से लोग हम जैसों की कहानियों से होते हैं और उसमें यही देखते हैं कि सामने वाला फंसा कैसे, अगर वो ऐसा ना करता तो हम बच जाते। लेकिन दोस्तों, बचने के जिस तरह से आप 1 लाख उपाय ढूंढते हो, पुलिस वाले भी आपको पकड़ने के 1 लाख नहीं 10 लाख तरीके ढूंढते हैं कि कैसे न कैसे जिसने हत्या की है वो हत्या चढ़े और उसके बाद उसकी कहानी को हम लोग आपको सुनाएं। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।